आपके एफपीओ में 3 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। एक आपका जनरल बॉडी है जो आपके मेंबर्स हैं, एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और एक आपके स्टाफ हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर मुझे मेरा घर चलाना है तो हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को बाहर जाके नौकरी करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को घर संभालना पड़ेगा, या दोनों के सहमति से अगर दोनों ही बाहर जाके काम करना चाहते हैं और दोनों ही घर संभालना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है। तो इस एफपीओ को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रोल क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक आपका फाइनेंशियल है और एक आपका स्टैट्यूटरी वाला है। वो नीचे हम उसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में उनके कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन किए हैं। किसी भी फार्मर को अगर शेयर होल्डर बनना है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सहमति से ही बन पाएंगे। और मेंबर्स कौन बनेंगे ये आपके बायलॉज में क्लियरली मेंशन्ड होगा। जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो शायद आपको नहीं बताया गया होगा अभी तक, कि बताया गया है वैसे बायलॉज के बारे में? पक्का? कौन कौन है जो बायलॉज के बारे में पहली बार नाम सुन रहा है वैसे, कि बायलॉज क्या होता है वैसे? नहीं, सीरियसली बताइए तो हम उसी हिसाब से हम सेशन को डिजाइन करेंगे फिर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको पता है वैसे? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पढ़ा तो मैंने भी नहीं है पूरा, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही पूरा हमारा जुडिशियरी वो सिस्टम रन करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है और उससे आगे भी कोई नहीं है। उसी हिसाब से जो आपके बाय लॉज हैं वो आपके एफपीओ के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम इसके आगे उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है एनरोल एंड कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। कौन सा फार्मर आपके किस एरिया में किस जगह पे आप वो एफपीओ बना रहे हैं, उसमें किस प्रकार के फार्मर आपके जो एलिजिबल है बायलॉज के हिसाब से, कौन मेंबरशिप लेना चाहता है या कौन डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, इसका सारा अप्रूवल जो है जो साइन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस बेरर्स। तो आपके एफपीओ में कई प्रकार के काम होंगे वैसे। दिसंबर के पहले हर साल एक ईजीएम करना ही करना है। तो ये सारी चीज कौन करेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइज करेंगे वो सारे एक्टिविटीज को। पॉइंट नंबर 3, जितने पॉलिसीज हैं और जितने प्लान हैं, ट्रैफिक सिग्नल बनाने का एक बहुत अच्छा रीजन है। वो रीजन ये है कि जो उसके अंदर लाइट आते हैं ना, वो लाइट देखने में मुझे बहुत मजा आता है। यही है कारण? उसमें एक कलर है रेड, एक कलर है ग्रीन, एक कलर है, इन सबके कुछ ना कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं। उसी हिसाब से अगर समझिए कल को आपका एफपीओ मक्के का खरीद कर रहा है, मैं बार बार जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं मैं उससे ये जोड़ने का मैं अटेम्प्ट करूंगा। आपके एफपीओ ने एक रूल बनाया है कि सुबह 9 बजे वेयर हाउस में माल आना शुरू हो जाएगा, यानी जो मेरे फार्मर्स हैं वो अपने अपने गांव से 9 बजे तक अपना माल लेके पहुंच जाएंगे। 9 से 2 बजे तक आपका वेयर हाउस पे कलेक्शन प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा। अब कुछ फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैं शाम को 5 बजे आऊंगा या आऊंगी, क्या आप इसको अलाउ करेंगे? फिर अगर अलाउ कर दिया तो क्या होगा? फिर इनडिसिप्लिन हो जाएगा और करेक्ट पॉइंट है सारे। ये सारे जो पॉलिसीज हैं, ऐसे कई सारे पॉलिसीज बनेंगे। आपके बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगे, आपके मेंबरशिप के रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगे, आप किस प्रकार के बिजनेस में काम करना चाहते हैं, ये सारे जो पॉलिसीज प्लान्स हैं इसको फॉर्मुलेट करने का जो काम है वो कौन करेगा? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो काम आता है, सब कमिटी का हमने यहाँ बात कर लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। आपका एफपीओ एक लीगल बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें कई प्रकार के काम हम करने वाले हैं, चाहे वो सीड फर्टिलाइजर का खरीद और बिक्री हो, चाहे वो फसल का खरीद और बिक्री हो,
चाहे इसके अलावा आप प्रोसेसिंग में कल को जाएंगे, तो इन सब के लिए आपको स्टाफ का जरूरत है कहीं ना कहीं। तो किस प्रकार के स्टाफ होंगे, वो कैसे काम करेंगे, ये सारा जो अप्रूवल है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे। आप एज अ प्रमोटर एचएडीपी की जो पूरी टीम है या पूरा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो पूरी टीम है, आप लोग राइट प्रकार के कैंडिडेट का प्रोफाइल लाने में हेल्प कर सकते हैं उनका, बट कौन सा स्टाफ लिया जाएगा आगे चल के इसका पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, बोर्ड। ये सारा चीज आप लिंक करेंगे आपके कोऑपरेटिव वैल्यूज और प्रिंसिपल से, ये सारा चीज जुड़ा हुआ है। सेल्फ हेल्प, ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंस, ये सारा चीज यहीं से लिंक होके आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगुलर रिव्यू प्रोग्रेस। फिर आपका जो मेंबरशिप है, आप कहाँ कहाँ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, किन किन के साथ आप एमओयू साइन करना चाहेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चीज तय करेंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनाब थोड़ा सा नीचे ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल का, आप साल में कितना बिजनेस करने वाले हैं, जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे से आप क्या क्या और एक्टिविटीज करने वाले हैं, किस प्रकार के आप रिजर्व बनाने वाले हैं, ये सारा चीज तय करने का जो पूरा जिम्मेवारी है, वो सारा जिम्मेदारी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया है, करेक्ट। इसके अलावा जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, जब मैं बात फाइनेंस का करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली बात आ जाता है आपके अकाउंटिंग का, ऑटोमेटिकली बात आपका आ जाता है जो आपका ऑडिट किया जाएगा, जो आपका ट्रांसपेरेंसी है। कितने लोग सीएजी के बारे में जानते हैं, सीएजी या ईडी के बारे में जानते हैं? आजकल ईडी बहुत फेमस हो गया है। ईडी क्या करता है? ईडी बेसिकली यही करता है कि आपके एंटरप्राइज में, आपके वो लीगल कंपनी में किसी भी प्रकार का अगर फंड का मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, चाहे सोर्सेज से चाहे एक्सपेंडिचर में, उसको ट्रैक करता है। तो ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दी है। इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट आप बनाएंगे, हमारे कुछ कुछ एफपीओ ऐसे हैं कि जिनके 4-4 बैंक अकाउंट है, क्योंकि उनका बिजनेस लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ का है आज की तारीख, तो उनको सारे बैंक्स के थ्रू जो जो बेनिफिट लेना है वो सारी चीजें लेते हैं। अब जितने बैंक अकाउंट है उतना ही आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इस बैंक में कितने पैसे हैं, किस बैंक में किस पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारा चीज जो लेखा जोखा है, जो मेंटेनेंस है, ये सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिम्मेदारी है। कहीं पे भी बैंक अकाउंट में कुछ भी इश्यूज आते हैं, फंड यूटिलाइजेशन में कुछ भी इशू आता है, आप किसको पकड़ेंगे? पकड़ेंगे ऐसे मतलब आपको बताया जाएगा कि आपको ध्यान देना है कि कहीं ये गाड़ी हमारी यहाँ वहां ना चले जाए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, मेरे लिए वो नहीं सर, लगभग श्रीनगर हैदराबाद का दूरी हो जा रहा है। नो इशू सर। थैंक यू सो मच। लास्ट है आपका स्टैट्यूटरी की। जब हम बात करते हैं, हमने शुरुआत में बात किया है कि आपका जो एफपीओ है वो एक लीगल बॉडी है, किसी कानून के तहत उसको रजिस्टर किया है। द मोमेंट आप किसी कानून के दायरे में आते हैं तो उस कानून के कुछ आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो जितने भी कंप्लायंसेस है, आज के दिन में एंड होने के पहले हम कंप्लायंसेस के ऊपर भी एक बहुत अच्छा सेशन करेंगे, ताकि आपको ये भी बताया जाए कि जब आप एफपीओ रजिस्टर करने जाएंगे तो किस किस प्रकार के कानून का पालन हमें करना है। कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है? नहीं, क्या दिया जाता है? फिर दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, पेनल्टी दिया जाता है। इंडिया में कई सारे एफपीओज ऐसे बने हुए हैं जो बेचारे पेनल्टी दे दे के ही समाप्त हो गए हैं। आज उन्होंने ये कंप्लायंस तोड़ दिया, ये रूल तोड़ दिया, तुरंत उनको नोटिस आ जाता है कि भाई इतना इतना जुर्माना भरिए, इतना इतना पेनल्टी भरिए। और ये वैसे एफपीओज हैं कि जिनके पास बिजनेस भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास ना ही कोई विजन है, उनके पास ना ही कोई डायरेक्शन है, ना ही कोई सपोर्ट है, और ऑटोमेटिकली उनको ये कर दिया जाता है, डोरमेंट कर दिया जाता है, उनका नाम हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। क्या हम इस प्रकार के एफपीओ को बनाने के लिए आज यहाँ मौजूद है? नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जो एफपीओ यहाँ से निकले, जम्मू कश्मीर से निकले, उसका जब मैं किसी और जगह पे जाके ट्रेनिंग दूं तो मैं आपके एफपीओ का एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक जो सॉलिडारिटी का बात कर रहे थे, वो सॉलिडारिटी सिर्फ एफपीओ के लिए नहीं है, हम सबके लिए भी। हम सब मिल के कहीं ना कहीं
इस चीज को ये मजबूत करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लोग हैं वो कौन है? आपके स्टाफ हैं। आमतौर पे हम सीईओ मैनेजर का बात करते हैं, बट इसके अलावा कई जगहों पे आप अकाउंटेंट भी पाएंगे, कई जगहों पे आप मार्केटिंग मैनेजर भी पाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका एफपीओ किस स्टेज पे पहुंच चुका है या आपका एफपीओ किस प्रकार का बिजनेस कर रहा है। बहुत सारे एफपीओ ऐसे हैं जो फिशरीज पे भी काम कर रहे हैं, तो वो एक फिशरीज का एक्सपर्ट मैनेजर भी रखते हैं वहां पे। ठीक है, पहला इसमें क्या लिखा गया है लेफ्ट साइड पे, कोई पढ़ना चाहेगा हमारा साथी? ऑपरेशनल मैकेनिज्म याद है आपको? फिर से वो ट्रायंगल वाला चार्ट जो कल कराया गया था उसमें भी यही लिखा गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी चीज कहेंगे या जो भी चीज उन्होंने प्लान किया है, अप्रूव किया है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसको सौंपा गया है? सीईओ को, मैनेजर को और एफपीओ के स्टाफ को। इसका भी रीजन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अल्टीमेटली आपके फार्मर्स हैं, उनके पास भी अपना एक पर्सनल लाइफ है, तो डे टू डे वो सारा काम हैंडल नहीं कर पाएंगे और टाइम भी नहीं दे पाएंगे। आप बोलेंगे उनको आप डेली जाइए ऑफिस में बैठिए, आप माल बेचिए, फोन घुमाइए फार्मर्स को, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए चैलेंजिंग होगा कहीं ना कहीं। इसलिए आप एक फुल टाइम स्टाफ रखते हैं यहाँ पे जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। अब जो जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करने को शुरू किया है, तो सीईओ का काम रहेगा कि उसको कैसे कैसे बनाया जाए। आपके पास जब आपको बिजनेस करना है तो आपको एक बिजनेस प्लान चाहिए होगा। आप बैंक के पास जब लोन लेने जाएंगे बिजनेस करने के लिए, तो बैंक आपसे एक डीपीआर मांगेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। अब जो सीईओ है उसके पास वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होंगे, वो एक्सपीरियंस होगा, वो स्किल सेट होंगे कि वो ये बनाने में हेल्प करेगा। जो मोटा मोटा आइडिया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे, बट उसको हकीकत में जो दस्तावेज बनेगा, जो डॉक्यूमेंट बनेगा, वो बनाने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ का है। ठीक है, इसके अलावा जितने कंप्लायंसेस हैं वो सारा चीज इंश्योर करना कि भाई ये सही समय पे हम इन सारे कंप्लायंसेस को पूरा कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी हमने सीईओ को दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में लिखा गया है कि मैनेजिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एफपीओ। मेरे एफपीओ में जो भी सर्विसेज आज हम दे रहे हैं या कल हम देंगे, इसको लाने के लिए, इसको पुश करने के लिए, प्रमोशन के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सारा जिम्मेदारी हम सीईओ को दे रहे हैं। क्या बिजनेस करना है ये कौन डिसाइड करेगा? रूल क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं। क्या बिजनेस करना है, किस क्रॉप पे करना है, क्या सर्विस देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो कंफ्यूजन है इसमें कुछ? दो से और इसको करेगा कौन फिर? सीईओ। क्लियर है ये चीज? जब आप अपना एफपीओ बनाएंगे तो ये चीज आपको उनके जहन में डालना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि कई बार जब खिचड़ी बन जाती है, कभी कभी वो टेस्ट में अच्छा लगता है, कभी कभी वो खिचड़ी स्पॉइल भी हो सकती है। मैं जैसे खुद खाना बनाता हूँ, जब मैं शुरू शुरू में खाना बनाया करता था आज से 10-12 साल पहले, तो ऐसे ही मैं खिचड़ी बना देता था। आलू डाल दिए, गाजर डाल दिए, दाल मुझे पता नहीं था कि कौन सा दाल डालना है। मेरे माता जी को फोन कर करके फिर हमने वो सीखने का प्रयास किया। एनीवेज ये बाहर का टॉपिक है चर्चा का। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा प्लीज। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है वहां पे ब्लू में? पहले वाले ब्लॉक में क्या लिखा गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मुझे कहेंगे वो करना है। इसमें क्या लिखा गया है? मेरे मेंबर को जो सर्विसेज चाहिए और जो सर्विसेज मेरा एफपीओ देने के लिए केपेबल है या करने जा रहे हैं, उसको सीईओ को इंश्योर करना है कि वो सर्विसेज उनको मिले। कई बार हमने ऐसे भी देखा है हमारे खुद के एफपीओज में कि एफपीओ के पास लिमिटेड पैसे होने की वजह से उन्होंने बस एक ट्रक फर्टिलाइजर मंगाया, उसमें शायद वो डीएपी थे और कुछ यूरिया थे। अब मेरा फार्मर जो मेंबर है जब शॉप पे आता है, वो कहता है मुझे सीड चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, मुझे डीएपी चाहिए, मुझे गनी बैग चाहिए, 5-6 आइटम और बताता है। एफपीओ कहता है कि भाई हमारे पास आधे से ज्यादा वो चीजें नहीं। अब वो फार्मर क्या करता है कि भाई माफ करिए, मैं कहीं और जाके ले लूंगा जहाँ पे मुझे ये सारी चीजें मौजूद होंगी।
स्टाफ को ये इंश्योर करते रहना होगा कि भाई जब मेरा फार्मर मेरे पास आए तो उसको मैं कितना मैक्सिमम वो सर्विसेज हम दे सकें। हमारे कुछ कुछ एफपीओ में जब इस प्रकार का सिचुएशन आता है तो बड़ी स्मार्टली जो मैनेजर है, जो सीईओ है, किसी और एफपीओ को फोन करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, आप कुछ दिनों के लिए हमें माल दे दीजिए आपका, हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे बाद में। तो ऐसे करके वो कहीं ना कहीं वो सर्विस को पूरा करने का गारंटी देते हैं। तो सर्विसेज टू मेंबर में पहला जो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का बिजनेस, किस प्रकार का सर्विसेज देना है, ये चीज को ढूंढने के लिए आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अब समझिए कि आपके एफपीओ एरिया में पैडी यानी जो राइस हो रहा है उसका जो मेरे फार्मर्स है 2 या 3 वैरायटी का ही सीड लेते हैं। अब आपने बिना गांव में जाके बातचीत किए, बिना कोई सर्वे किए, बिना कोई स्टडी किए, रैंडमली जो सीड मिल रहा था मार्केट में वैरायटी का वो उठा के लाके आपने दुकान में रख दिया है। अब आप बोलोगे यार वेद आपने तो बोला था कि यार सर्विस देना है, दुकान भरना है, हमने भर दिया है। आपको लगता है कि मेंबर्स आके वो सीड खरीदेंगे? फिर मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि मेंबर आपका सर्विस नहीं लेगा, सेकंड जो सीड आपने लाया वो नहीं बिकेगा, थर्ड आपका जो एफपीओ का जो बिजनेस करने का प्लान था वो भी फेल हो जाएगा। ओवरऑल आपका एफपीओ फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सीईओ का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो गांव-गांव जाए, सर्वे करे, फोन से करें, चाहे जो लोग शॉप पे आ रहे हैं उनसे इनपुट ले लें भाई कि आप ये बार सीजन में क्या लगाने वाले हैं, क्या वैरायटी आपको चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट कितना चाहिए आपको। हमारे जो एफपीओज हैं जहां जहां हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हर सीजन के शुरुआत में जैसे अभी खरीफ की कटाई हो रही है जगह जगह, तो उन्होंने ऑलरेडी 1 महीना पहले गांव-गांव जाके ये डेटा कलेक्ट कर लिया है कि किस किस गांव में जो जो हमारे मेंबर हैं वो कौन सा फसल लगाया है, उन्होंने कौन सा क्रॉप लगाया है, और एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्या निकल के आने वाला है। बारिश हो जाएगी, वो क्रॉप तबाह हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, बट एक एस्टिमेटेड प्लानिंग रहता है। उसी बीच में अब रबी का सीजन शुरुआत होने वाला है, तो कौन सा फार्मर किस गांव में क्या सीड वैरायटी, क्या फर्टिलाइजर कितने क्वांटिटी में चाहता है, इसका भी डेटा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अब इससे फायदा क्या है कि एफपीओ को जब अपना बिजनेस शुरू करना है तो उनको ऑलरेडी एक एस्टिमेटेड प्राइस लगता है कि भाई मुझे 10 लाख कम से कम चाहिए होंगे मेरे इन सारे मेंबर्स को आउटपुट मार्केटिंग और इनपुट मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए। तो रोल ऑफ जो सीईओ है उसमें जो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन करना सीईओ का, मैनेजर का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने कवर कर लिया है। थर्ड पॉइंट जो इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, कई बार बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए होते हैं। इतना आप याद रखिए कि हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि तमाम वो जितनी क्या कहते हैं हुकूमत आई हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, सब ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं और लाजवाब स्कीम्स बनाए हैं। बट सबसे बड़ा जो गैप है वो यहाँ है कि वो स्कीम कभी धरातल पे, ग्राउंड पे पहुंचता ही नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स को इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता है। ये सीईओ का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कुछ इस प्रकार के जब बेनिफिट, कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम आते हैं तो वो कहीं ना कहीं फार्मर्स तक ये बात को कम्युनिकेट करें। ठीक है, और इसके अलावा बिजनेस को मजबूत करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है, इसको भी प्रमोट करने के लिए, पुश करने के लिए हमारा एफपीओ सीईओ को हमने ये जिम्मेदारी दिया है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल आपको बैंक के पास जाना है, कुछ लोन लेना है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांग रहा है इसको तैयार करने का काम हम सीईओ या मैनेजर को देते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीईओ कहता है ये मेरा काम नहीं है, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। ये काम है किसका? सीईओ का। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अच्छा आप ऑलरेडी आ गए, बहुत बढ़िया, मतलब आप भी सुन रहे हैं साथ साथ। क्या लिखा है यहाँ पे रेड साइड में ब्लॉक में? ठीक है, तो इसमें जो भी बुक्स हम ये मेंटेन कर रहे हैं, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं और जब आप एक लीगल रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, याद रखिए कि गवर्नमेंट का जो नजर है वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा।
इनकम टैक्स का नजर आपके ऊपर रहेगा। आपके ऊपर जब मैं कह रहा हूँ मतलब आपके एफपीओ के ऊपर रहेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट का नजर आपके ऊपर रहेगा कि आप टाइम पे फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो भी कंप्लायंसेस हैं उसमें बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे बुक मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं इसको मेंटेन करने का प्राइमरी जिम्मेदारी भी हमने यहाँ पे सीईओ को दिया है। चाहे वो आपका शेयर होल्डर रजिस्टर हो, चाहे आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी मंथ मिल रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं उसका जो मिनट्स आएगा उसके लिए भी आप रजिस्टर अलग से बनाते हैं। इस प्रकार से जब आप बिजनेस करते हैं, अच्छा अकाउंटिंग के बारे में कोई जानता है यहाँ पे? किसी ने कभी अकाउंटिंग किया है या किसी का बैकग्राउंड है बुक कीपिंग अकाउंटिंग? नहीं नहीं, मतलब जैसे मैं भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड का नहीं हूँ, बट मैं भी ऐसे करते करते मैं सीख गया चीजें। तो उसमें काफी सारे बुक्स होते हैं, जैसे कैश बुक होता है, लेजर होता है, स्टॉक रजिस्टर है, एसेट रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है, ठीक है। हालांकि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका हम अलग से 5 दिन का ट्रेनिंग करते हैं इनफैक्ट, और वो ट्रेनिंग होता है सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए होता है। तो इस प्रकार के जो भी रजिस्टर आपसे सरकार कह रही है कि भाई ये आपको ये कानून के तहत मेंटेन करने, ये सारी चीजें बुक्स मेंटेन करने का काम किसका है? अगेन सीईओ का है। इसके अलावा हमने जो बात किया है कि जो सिस्टम्स है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग आगे है, मार्केटिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, जो बिजनेस प्लान बनाने हैं आपको, जितने भी आपके लाइसेंस हैं, जो भी आपके परमिट्स हैं, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब का फाइलिंग करके रेडी रखना होगा उसको। ठीक है, क्लियर है? पोस्टर यही समाप्त हो जाता है। पहला क्या था? आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी चीजें हमें बताएंगे वो मेरे सीईओ को करना है, करेक्ट। सेकंड क्या था कि मेंबर जो भी मेरे सर्विसेज मांग रहे हैं या लेना है वो मेरे सीईओ को इंश्योर करना है कि लेना है उसको। तीसरा क्या था इसमें? सिस्टम और कंप्लायंस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इतने से सेशन में आप सारा चीज याद कर लेंगे या समझ लेंगे, बट इतना तो कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा और क्लैरिटी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये तो 2 लोग हो गए। तीसरा व्यक्ति कौन है एफपीओ में? ऑपरेशनल मैकेनिज्म याद रखिए। आप सर बता रहे थे ना मेंबर्स का, एफपीओ का मेंबर से क्या बता रहे थे आप? रेडी सर थे तभी आप कुछ लाइन यूज किए थे ना कि एफपीओ क्या है? और ये चीज हमें हमेशा याद रखना है। ये चीज हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं और कराते हैं, ये चीज को हम 1000 बार याद दिलाते हैं। एफपीओ के मालिक कौन है? मेंबर है। एफपीओ को कंट्रोल कौन करेगा? मेंबर्स करेगा। एफपीओ को मैनेज कौन करेगा? मेंबर्स करेगा। एफपीओ में जो प्रॉफिट आएगा वो कौन लेगा? और एफपीओ जब गिरेगा या लॉस होगा तो कौन जिम्मेदार है? मेंबर्स ही जिम्मेदार हैं, और साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टाफ भी है। बट प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाएगा? क्योंकि आप लोग आज हो कल नहीं रहोगे उनके साथ। जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा तो आपको वो एफपीओ दे देना पड़ेगा, वो उनके हाथ में। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जो हमारा है ना ये सर एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ। सपोज बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये है 5 to 15 मेंबर्स। हाँ जी। इसमें कोई हमने कोई डिसीजन लेना है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कैंसिलेशन और वी असाइन द मेंबरशिप हाँ जी टू एनी मेंबर। ये कैसे हो जाएगा कि कुछ मेंबर्स इसमें ये करेंगे, ओबे करेंगे, कुछ मेंबर्स डिनाई भी कर सकते हैं, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? बोर्ड ऑफ मैं बोर्ड में या करने अगर बोर्ड में ही इख्तिलाफ हुआ, ये तो एक तो हेड नहीं है मेंबर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई हेड नहीं मेंबर। नहीं, ये बहुत ही आपने प्रैक्टिकल सवाल भी उठाया है, और ये बहुत बार हम इस चीज को देखते भी हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हमने कोऑपरेटिव वैल्यूज प्रिंसिपल्स का तो बहुत ज्यादा चीजें ये बात कर ली, बट किसी रिमोट इलाके में आप जाएंगे जहाँ पे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है। हमने ये खुद होते हुए देखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट है
और ओपन एंड वॉलेंट्री मेंबरशिप का प्रिंसिपल का झंडा लेके हम गए कि भाई कि ये भी बन सकते हैं मेंबर, उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए आपका जो बाई लॉज है ना, उस बाई लॉज को बड़े ध्यान से हमें चेक करना पड़ेगा कहीं। इसके बाद मैं आपको एक लाइव बाई लॉ भी दिखाता हूँ एक पर्टिकुलर एफपीओ का, कि उस बाई लॉज में क्लियरली मेंशन होगा। बाई लॉज क्या है, हमारे एफपीओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल एंड हार्ट है। हमारा एफपीओ कैसे चलेगा, कहां चलेगा, ये सारा चीज आपके बायलॉज में मेंशन होगा। ठीक है, तो उस सवाल का थोड़ा जवाब मैंने अभी दिया है, थोड़ा जवाब जब मैं बायलॉज दिखाऊंगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि मेंबरशिप बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा उसमें। यानी कि कोई डोमिनेंस नहीं दिखा पाएगा बोर्ड ऑफ हाँ, ठीक है। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक चेयरपर्सन के हाथ में सारा हम जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, वोटिंग होगा उसमें भी। उसमें बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनमें भी वोटिंग होगा, तब तय किया जाएगा कि अच्छा ये चीज करना है कि नहीं करना है। हमने कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में इतने आर्गुमेंटेशन सुने हैं कि 3 हफ्ते लगे वो निर्णय पे ही नहीं आए अभी तक, और हर बार उनका वोट कैंसिल हो जा रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड हो जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये थोड़ा राइट साइड वाले को जूम कर दीजिएगा। तीसरे हमारे जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर है हमारे एफपीओ के सारे खेल इनके हाथ नहीं है। वो कौन है? हमारे जनरल बॉडी, यानी हमारे जो मेंबर्स हैं पूरे। ठीक है, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख लिया, हमने सीईओ या मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य किरदार जो हैं, कौन है हमारे? आपके पिक्चरों के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सब यही हैं। ठीक है, ये चलेंगे तो सब चलेंगे, ये अगर नहीं चलेंगे तो एफपीओ भी नहीं चलेगा मेरा। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या है? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे मेंबर्स से ही चुन के आते हैं। कोऑपरेटिव वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में हमने बात किया था डेमोक्रेसी का वैल्यूज में, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में हमने बात किया था डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल का। इन दोनों वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जब मैं जोड़ता हूं तो जो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो गवर्निंग बॉडी का और मैनेजिंग ये बॉडी का हिस्सा बनेंगे, उनको चुनने का सबसे बड़ा पावर जो दिया गया है वो शेयर होल्डर्स को ही दिया गया है। जो हमारे मेंबर्स हैं वही वोट डालेंगे। अब ये वोट शायद वो हाथ उठा के डाल सकते हैं कि मैं इन को चुन रहा हूँ, या फिर वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा, या कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके बिना इलेक्शन लड़े ही जीत जाते हैं। सिमिलरली जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन होता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी इलेक्शन को हम तय करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सारा जो जिम्मेदारी है, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स। हाँ, एक अनाउंसमेंट है अभी, वहाँ पे जो भी ऑडिटोरियम नया बना है अभी वहाँ सामने शालीमार, तो वहाँ पे कोई भी अगर गाड़ी पार्क किया है तो उसको हटा दो, क्योंकि डीजीआईसीआर आ रहे हैं तो वहाँ पे स्पेस चाहिए। किसी ने पार्क किया है वहाँ पे गाड़ी तो वहाँ से प्लीज हटा दो। सुना जाए प्लीज। उनको कैसे पिकअप किया जाए कि उनके हिस्से आप वोट दो, हमने कितने खड़ा कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि अगर 10 से 15 बनने जा रहे हैं कुछ जनवाड़ी में, इसको हम कैसे चुनेंगे? बढ़िया नॉमिनेशन हो जाएगी या? अच्छा सवाल है। तो हमारे यहाँ पे जो जनाब है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर हमने तमाम वो जिम्मेदारी दे दी है, ठीक है, उनको कैसे चुना जाए, वो कैसे नॉमिनेट होंगे, यही सवाल है आपका? मैं सही पकड़ रहा हूँ सवाल को? बढ़िया। पहला हथियार क्या है मेरे पास, बताइए। मैंने आपसे बार बार कहा ना कि जंग है ये, इसमें आपके पास हथियार तैयार करने होंगे। पहला हथियार क्या है मेरे पास? पहला हथियार मेरे पास क्या है? सोचिए। बिजनेस प्लान प्रॉब्लम। पहला हथियार मेरे पास क्या है? नहीं, आप जवाब देते जाइए, मैं काटते जाऊंगा या मैं
उसके पास फिजिकल होनी चाहिए। पहला हथियार मेरे पास क्या होना चाहिए? वो तो जरूरी है, यस। और क्या हथियार चाहिए? फिजिकल होनी चाहिए उनके पास। मेरे एफपीओ को चलना है और चलाना है, उसके लिए पहला हथियार मेरे पास बायलॉज होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा, भारत आजाद हुआ था तो तुरंत 3 साल के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ही बनाया गया था। उसी के आधार पे हम रिपब्लिक डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल था उसका पहला जवाब हम कहाँ ढूंढेंगे? बायलॉज में। उस बायलॉज में क्लियरली वो डिफाइंड होगा कि कौन मेरे बोर्ड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो बड़ा सिंपल है कि भाई उस पर्टिकुलर ये व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेल हो या फीमेल हो या कोई और जेंडर हो, वो उस एफपीओ का मेंबर या शेयर होल्डर होना चाहिए। डन डील है, ठीक है। बाकी का मैं बायलॉज अभी दिखाऊंगा तो उसमें हम करेंगे बात। अब और सवाल जो आप ये पूछ रहे थे, अब समझिए कि 5 से 15 बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर को ही हम रख सकते हैं इसमें, अगर नॉमिनेशन 20 आ गए कम से कम, ठीक है। आप लोगों ने अभी जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन, आप लोगों ने अभी उसमें आप लोग शिरकत लिए हैं, आप लोग, ये सही वर्ड है? शिरकत ही कहते हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, आप लोग वोट डाले हैं और किसी को जिताए तो किसी को हराए भी हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे नॉमिनेट करना होगा। नॉमिनेशन के लिए पहले जाके उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बायलॉज में चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, या हो रही हूँ कि नहीं हो रही। एग्जैक्टली, पहला तो वो मेरा क्रॉस चेक होगा, उसके बाद फिर मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद डेट अनाउंस होगा इलेक्शन का, और नॉर्मली जो आपका इलेक्शन है वो आम सभा में, जो आपका ईजीएम है तो साल में एक बार होता है, या कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब ईजीएम होते हैं तो उसी में ही इलेक्शन, जब जहां आपके मेंबर्स शामिल होंगे और वो वोट डालेंगे उसके लिए, और वोट इसके लिए भी डालेंगे कि ये व्यक्ति को नहीं बनाना है हमें बोर्ड मेंबर, या ये व्यक्ति को बनाना है, ठीक है। वोट डालने के जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। आप लोग कभी पार्लियामेंट का सेशन फॉलो करेंगे तो उसमें कई बार जब स्पीकर हैं वो जब आदेश देते हैं कि ये फलाना चीज को पास करना है, कौन कौन आए बोल रहा है, तो सब क्या बोलते हैं? आए बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा को भी मैं कभी कभी देखता हूँ, तो मेरा पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड भी है, तो पढ़ाई के मामले में तो मैं ये सारी चीजों को फॉलो करता हूँ। उसमें आए बोलते हैं, कई बार हाथ खड़ा करने कहते हैं, और कई बार अगर सहमति नहीं है तो डिवीजन ऑफ वोट मांगा जाता है पार्लियामेंट, जिसमें आप जाके वोट डाल के बताते हैं कि भाई मुझे ये लोग को वोट देना है, ठीक है। मैंने सही अटेम्प्ट किया आपके जवाब, सवाल का वो जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है। बाकी हम बायलॉज को देखेंगे, आपके बायलॉज में बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? अमेंडमेंट टू बायलॉज क्या है मेरा? कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा हार्ट एंड सोल है पूरा, ठीक है। एफपीओ बनाते वक्त ही आपको बायलॉज बनाना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो आपका बायलॉज का ही मांगा जाता है, ठीक है। अब बायलॉज को भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन को 2-3 भाग में ये बांटा गया है। जो बेसिक डॉक्ट्राइन है उसको बदलाव नहीं किया जा सकता है, पर बेसिक डॉक्ट्राइन के अलावा जो पार्ट हैं वो समय दर समय अमेंडमेंट किए जाते हैं। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट का प्रपोजल रूलिंग जो गवर्नमेंट है वो लेके आती है, और विद इन दी हाउस दोनों लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग किया जाता है, और मेजॉरिटी वोट के हिसाब से उस अमेंडमेंट को या तो पास किया जाता है या तो किया जाता है। ये सेम जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी होता है, ये सेम बाकी राज्यों में भी होता है, सेम आपके एफपीओ में भी यही किया जाएगा। तो बायलॉज में क्या चेंजेस करने हैं ये बनाएंगे कौन? बोर्ड ऑफ, वो डायरेक्शन देंगे, उसको लिखेगा कौन? सीईओ, और इसको पास कौन करेगा? और कैसे पास करेंगे? आए आर या सीक्रेट वोट बैलेट के थ्रू या पेपर बैलेट के थ्रू, जो भी उनको डीम फिट करेगी भाई ये सही चीज है, ठीक है। और ये चीज भी कब होगा? एजीएम के दिन ही होगा, साल में कभी बीच में उठ के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको आम सभा बुलाना पड़ेगा उसके लिए।
जनरल बॉडी का एक बड़ा बैठक बुलाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, हमारे वो जितने भी जो एफपीओज हैं जो एपी मार्क्स बना रहा है जगह जगह पे, हम हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 अभी चल रहा है, हमने उनका एनुअल बिजनेस प्लान बनाने में हेल्प किया है। उसको हमने क्वार्टरली भी ब्रेक किया है, उसको हमने मंथली भी ब्रेक किया है।